नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले भारी कैश की जांच शुरुआत कर दी। जांच टीम में शामिल तीनों जज आज जस्टिस वर्मा के घर पहुंचे, उस कमरे का मुआयना किया जिसमें आग लगी थी, नोटों से भरी जली हुई बोरियां मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति जीएस संदावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। तीनों जज अब इस केस से कनेक्टेड लोगों के फोन कॉल की डिटेल की जांच करेंगे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और फायर डिपार्टमेंट के चीफ से बात करेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा की कॉल डिटेल्स की जांच होगी, फिर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और इसके बाद जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना को सौंपेगी। रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के केस से सवाल पूरी जुडिशरी पर उठे हैं, इसलिए लोग इंतजार नहीं करना चाहते। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया कि जस्टिस वर्मा के केस को आइसोलेटेड केस के तौर पर ट्रीट न किया जाए। यह मामला पूरे सिस्टम में लगे घुन का एक एग्जाम्पल है, इसलिए अब लड़ाई सिस्टम को दुरुस्त करने की होनी चाहिए। यही बात आज राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कही। धनखड़ ने आज सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में क्या हुआ, सरकार के पास क्या ऑप्शन है और सरकार जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कर सकती है, सरकार के सामने दिक्कत क्या है और न्यायपालिका के डोमेन में इंटरवीन करना कितना मुश्किल काम है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं आज इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में क्या हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उन पर चर्चा के लिए आज राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, कांग्रेस के एमपी जयराम रमेश, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय समेत कुल 16 पार्टियों के नेता शामिल हुए। सबने जज के घर पर कैश मिलने को सीरियस इश्यू बताया। सबने कहा अगर सरकार इस मामले में कोई पहल करती है तो विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि आज की मीटिंग में सिर्फ चर्चा हुई, कोई फैसला नहीं हुआ है। अब चेयरमैन सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर से अलग अलग बात करेंगे, सबकी राय लेंगे और इसके बाद किसी फाइनल फैसले पर पहुंचा जाएगा। देखिए, कल चेयरपर्सन ने जो दोनों लीडर ऑफ द हाउस हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की इस मुद्दे को लेकर। आज फिर से उन्होंने अपनी ओपिनियन पेश किया था और चेयरमैन खास करके इस बारे में काफी बार बोल चुके हैं और सामने ये घटना हुई है। तो फ्लोर लीडर्स की आज मीटिंग हुई है पर उस पर भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। वो अब फिर से इंडिविजुअली हर फ्लोर लीडर से बातचीत कर इस पे समन्वय बनाकर इस पे क्या आगे कार्रवाई होगी, क्या इस पे चर्चा का विषय होगा, वो हम सबके सामने साझा करेंगे। पर लाजमी है कि क्योंकि ये चेयरमैन शुरुआत से ही बोलते हैं बिफोर दिस एपिसोड हैज हैपेंड और वो ये मुद्दा उनके दिल के करीब है, तो उस पर अगर चर्चा होती है तो आने वाले हफ्ते में होगी। आज सुबह जब जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला राज्यसभा में उठा था, उसी वक्त चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने क्लियर कर दिया था कि मामला गंभीर है, जुडिशरी से जुड़ा है, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा की परमिशन तो नहीं दी जा सकती। लेकिन अब वक्त आ गया कि संवैधानिक संस्थाओं के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते हुए एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी के बगैर अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी। धनखड़ ने 2014 के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट का हवाला दिया, कहा कि वो कानून देश की संसद ने आम सहमति से बनाया था। सभी दलों ने एक मत से उस एनजेएससी एक्ट पर मोहर लगाई थी। 16 राज्यों की विधानसभाओं ने भी उसे मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन संसद से पारित उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। धनखड़ ने कहा कि संविधान में पार्लियामेंट सुप्रीम है,
अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो उसे रद्द करने का संवैधानिक अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन आज देश दो राह पर खड़ा है, जिसमें एक तरफ तो संसद का सर्वसम्मति से बनाया गया कानून है और दूसरी तरफ जुडिशियल ऑर्डर है। तंग करने का अब वक्त आ गया कि जब संसद फैसला करे कि लोकतंत्र में उसकी सुप्रीमेसी कैसे बहाल होगी। इस सदन ने गरिमा का ख्याल रखते हुए मर्यादित आचरण का प्रदर्शन करते हुए 2015 में एक राय से एक कानूनी व्यवस्था बनाई थी। एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर that emanated unanimously with one abstention from the parliament, endorsed by state legislatures, should be rule of law because it was sanctified by the Honorable President by appending her signatures under Article 111. Now is the befitting occasion for all of us to reiterate that, because that was a visionary step endorsed by Parliament. And imagine if that had taken place, things would have been different. Under the Constitution, there is no provision that allows anyone to tinker with that. There is no constitutional provision of review or appeal of a constitutional amendment. Now, before the nation, there are two situations. One, what emanated from the Indian Parliament, duly endorsed by state legislatures, sanctified by the Honorable President by appending signatures under Article 111. And second is a judicial order. Now we are at crossroads. I strongly urge members to reflect. There can be no breach by any institution of what emanated from the Parliament, endorsed by legislatures. And that should again, I reiterate, be the mechanism holding the field. जस्टिस यशवंत वर्मा के केस को लेकर सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बल्कि पूरे देश में हर लेवल पर चिंता जताई जा रही है। खासतौर पर जुडिशरी से जुड़े लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में प्रयागराज में प्रदर्शन शुरू हो गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हड़ताल पर चले गए। हाई कोर्ट की 88 बेंचेस में रोजाना करीब 10 से 15,000 केसेस की सुनवाई होती है, लेकिन आज किसी कोर्ट में कोई काम नहीं हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े करीब 15,000 वकीलों ने ऐलान किया कि जब तक जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद ट्रांसफर रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो हाई कोर्ट के बाहर धरना देंगे। वकीलों का कहना है कि अगर किसी आम व्यक्ति, सरकारी अफसर या नेता के घर पर इतनी भारी मात्रा में कैश मिलता तो वो जेल में होता। सीबीआई, ईडी और न जाने कौन कौन सी एजेंसीज उसके पीछे लग जाती, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, क्योंकि वो जज हैं। ये सिस्टम गलत है, बंद होना चाहिए। वकीलों की मांग है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जाए। मैं आपको याद दिला दूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा 2014 से 2021 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। 2021 में उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट किया गया था। कैश मिलने के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। बार एसोसिएशन का कहना है कि वो किसी कीमत पर जस्टिस यशवंत वर्मा को जज के तौर पर कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक जज के खिलाफ नहीं है, ये जंग सिस्टम को दुरुस्त करने की है। एक करप्शन के चार्ज में फंसा हुआ जज इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों भेजा? इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लंबा ट्रेडिशन है, बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स हैं यहाँ के जो पूरे हिंदुस्तान में फॉलो किए जाते हैं। उस हाई कोर्ट को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? क्यों इतनी नफरत इस हाई कोर्ट से है? एफआईआर कराइए, लेट द मैटर बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई। रिमूवल की प्रक्रिया जो इन हाउस कमेटी कर रही है वो एक अलग है, वो होती रहे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की दिशा में तो कुछ भी नहीं किया जा रहा। आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि जो 3 मेंबर कमेटी है
वो क्रिमिनल मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मिसकंडक्ट देख रही है। उसका क्राइटेरिया अलग है, उसके प्रिंसिपल्स अलग है। क्रिमिनल मैटर का प्रिंसिपल अलग होता है, बियॉन्ड डाउट यहाँ होता है। हो सकता है क्लीन चिट मिल जाए उनको, जनता को भरोसा होगा कि हाँ भाई चलो इन्होंने फेस किया, अब क्लीन चिट, कोई बात नहीं, हम उनका वेलकम करेंगे। लेट द मैटर बी एग्जामिन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पब्लिक फेथ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वकील की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम संस्था को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायपालिका को बचाने के लिए। इस लड़ाई में हमें जिस भी हद तक जाना होगा हम जाएंगे। जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे वकीलों में शामिल एक एडवोकेट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट से जुड़ा एक वाकया सुनाया। एडवोकेट अजय दुबे ने बताया कि एक शख्स के घर से सिर्फ 20,000 रुपए की रिकवरी का केस था। मुलजिम ने कहा कि पैसा पुलिस ने प्लांट किया है, उसे नहीं मालूम यह पैसा उसके घर में कैसे आया। तब जस्टिस वर्मा ने मुलजिम से कहा था कि पैसा उसके घर से रिकवर हुआ है, इसलिए उसे ही बताना होगा कि पैसा कहां से आया। वकीलों ने कहा अब एग्जैक्टली वही जस्टिस वर्मा के साथ हुआ और वो ये कहकर नहीं बच सकते, उन्हें नहीं मालूम जो कैश मिला वो कहां से आया था, किसने रखा था। अच्छे वकील थे कि मतलब उनके बारे में हम आपको एक लाइन में कह सके तो कभी ऐसा हम लोग को महसूस भी नहीं हुआ, ना हम लोग सोच सकते थे कि इस तरह से भी वो करेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किए हैं, मे भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अभी तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है चीज़, तो कोई भी नहीं कह सकता कि क्या हुआ। लेकिन बहुत सारे शक ऐसे पैदा हुए हैं जिस पे हम लोग को संशय बन जाता है। अगर उदाहरण के तौर से कहिए, मैं आपको बताऊं कि जो उनके घर से जले हुए नोट बरामद हुए हैं, उस नोट को डिस्पोज करने की क्या जरूरत आखिर आग पड़ी? वो एविडेंस है, उस एविडेंस को आपने खत्म करा दिया, तो एक शक तो पैदा हो जाता है ना कि वो आखिर वो नोटें कहाँ से आई। अभी माननीय यशवंत वर्मा साहब ने एक चीज़ ये भी कही है कि ये नोट मेरे कमरे में कैसे आई, मेरे हाउस में, ये जो सर्वेंट हाउस था, ये जो भी इस हाउस को कहेंगे, वहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। एक बार की बात है, बेल में बैठे थे, बेल के जुरिस्डिक्शन में एक वकील बहस कर रहा था कि साहब ये 20,000 रुपए की रिकवरी थी, तो ये मेरे घर में प्लांटेड करके पुलिस ने दिखाई है। तो कहें कि रिकवरी आपके घर से हुई है, या आपको प्रूफ करना है कि आपके घर से रिकवरी हुई है, या आपको प्रूफ करना है कि आपके घर पैसे कैसे आए। सेम चीज हो गई ना। आपको प्रूफ करना है कि आखिर 15 करोड़ 20 करोड़ जो भी पैसे रहे हों, अभी तक फिगर किसी ने स्पेसिफिक नहीं बताई है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जो पता चल रहा है कि 15-20 करोड़ रुपए आए हैं, वो कैसे आए आपके घर में। कानून के जानकारों का कहना है कि मौजूदा सिस्टम में जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में बहुत कुछ हो पाएगा, इसकी गुंजाइश नहीं है। रिटायर्ड जजेस की राय है कि इस मामले में पार्लियामेंट को ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा इंडिया टीवी के शो कुरुक्षेत्र में आए थे। उन्होंने साफ साफ कहा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को रिवाइव करना चाहिए। इस तरह के मसलों का हल एनजेएसी से ही होगा। पार्लियामेंट को अपनी सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करनी ही चाहिए। जब ये एनजेएसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वो किया था, स्ट्राइक डाउन किया था, तभी पार्लियामेंट को बुला करके, इनके पास मेजॉरिटी भी थी, एनजे एक्ट को दोबारा पास करके उसमें कुछ प्रोविज़न जो भी उन्हें ठीक लगते करके दोबारा पास करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था, सॉरी वी विल अपॉइंट द जजेस नॉट यू। क्योंकि अब तक का एक्सपीरियंस जजेस के अपॉइंटमेंट का ये था, और खूब रिपोर्ट हुआ है कि तुम मेरी पीठ खुरचो, मैं तुम्हारी पीठ खुरचाऊँ। बार्टरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की। मैं तो हाई कोर्ट में रहा हूँ, मैंने देखा है। इज एनजेएसी द आंसर? एनजेएसी इज द आंसर। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट फिर कहेगा हम नहीं मानते, तो मत माने, आप कहो नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते, तो ये तो फिर तो एनार्की हो गई। नहीं, एनार्की नहीं हुई, इट विल बी ए शो ऑफ पावर कि कौन पार्लियामेंट पावर में ज्यादा पावरफुल है या तो ये फैसला होगा कैसे, ये कौन सुप्रीम ये पावर मानेगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है। अब एक बात तो साफ है, अगर किसी जज के घर से कैश पकड़ा जाए, अगर किसी जज पर करप्शन का कोई संगीन मामला हो, तो उसकी जांच कैसे होगी, कौन करेगा, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। जुडिशरी ये जांच पुलिस या सीबीआई को देना नहीं चाहती और उनके पास अपनी कोई जांच एजेंसी है नहीं। दूसरी बात, किसी जज के खिलाफ मामला कितना भी गंभीर हो, सुप्रीम कोर्ट के पास उसे ट्रांसफर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
जब पार्लियामेंट में एनजेएसी का कानून आया था तो सिर्फ जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस बिल में आज जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब थे या नहीं, इसके बारे में कभी बात नहीं हुई। अब जजेस कह रहे हैं कि इस बिल में ही इसके आंसर हैं, इसके जवाब हैं। तो अब पार्लियामेंट को एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा, फिर से कानून पास करना पड़ेगा। लेकिन एक कानून बनाते समय सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस की राय ले ली जाए तो बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजेस का मानना है कि एनजेएसी अच्छा कानून था। सुप्रीम कोर्ट को रिजेक्ट करने के बजाय इसमें जो 2-4 खामियां थी उन्हें दूर कर देना चाहिए था। लेकिन बीत गई सो बात गई। अब इस मामले पर नए सिरे से विचार होना चाहिए। अब बात मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी की नई पहल की। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, जगह जगह इफ्तार का दौर चल रहा है। इस बीच बीजेपी ने गरीब मुसलमानों के घर खाने के सामान का गिफ्ट हैम्पर पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। इस मुहिम को नाम दिया गया है सौगाते मोदी। बीजेपी माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ता देश भर में 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट पहुंचाएंगे। इसकी शुरुआत आज दिल्ली से हुई। सौगाते मोदी किट में सेवइयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, बेसन और घी जैसी खाने पीने की चीज़ों से लेकर महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा और पुरुषों के लिए कुर्ते पजामे का कपड़ा है। आज दिल्ली के कई इलाकों में ये किट गरीब मुसलमानों में बांटी गई। बीजेपी की इस पहल पर ज्यादातर मुस्लिम परिवार खुश हैं। महिलाओं ने कहा कि वो अपनी हैसियत के हिसाब से ईद तो मनाते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से मिली इस मदद से वो और बेहतर तरीके से ईद सेलिब्रेट कर पाएंगे। रुखसाना, हम उनको शुक्रिया कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। हमारा नाम साइमा, काले खां से। बहुत अच्छी बात है, सेवैया मिल रहा है। ईद में बच्चे लोग को बना के पिलाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सूट भी मिल रहा, सेवैया भी मिल रहा, चीनी भी। बहुत शुक्रिया है उनका। कुछ न कुछ तो मदद होगी गरीबों की, इससे ज्यादा नहीं थोड़ी मदद तो होगी एक तरह से। त्योहार मन पाएगा अच्छे से। हाँ, पहले भी मनता था, अब भी बन जाएगा, थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। जो भी है राशन है घर का सही मिला हुआ है। अगर लोग सारे अच्छे से लें तो सबको ही मिलेगा। हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, मिला तो आए हैं, किसी ने बताया था तो आ गए। ईद का त्योहार अब सही से मन पाएगा। जी जी, बहुत अच्छे से। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने भी इस पहल की तारीफ की। कौसर जहां ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। इस कदम से ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सत्ता में, हमने बिना किसी भेदभाव के समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी जो है साथ लेकर ही चले। जो हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, तो ये वाकई में ये उसी को दर्शाता है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं, ताकि उनकी भी ईद अच्छे से हो। तो ये उसी के लिए एक छोटी सी पहल है और ये बहुत अच्छी पहल है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। चूंकि ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है, बीजेपी का कैंपेन है, इसलिए बीजेपी की तरफ से इसमें मुस्लिम परिवारों को बुलाया जा रहा है, उन्हें सौगाते मोदी किट दी जा रही है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि ये कैंपेन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, रमज़ान के बाद बैसाखी और गुड फ्राइडे पर भी गरीब परिवारों की इसी तरह मदद की जाएगी। त्योहारों में अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, अभी रमज़ान चल रहा है, अभी बैसाखी आएगी, अभी गुड फ्राइडे आएगा, भारतीय नव वर्ष भी आ रहा है। तो इन त्योहारों पे हमने तय किया है कि जब हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे कार्यकर्ता जाएंगे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक किट देंगे, जिसको हमने सौगाते मोदी कहा है। उसमें खाने पीने के सामान होंगे, उसमें हमने जो हमारी घर की महिला है, जो प्रमुख है हमारी,
उसके लिए हमने एक सूट का कपड़ा भी रखा हुआ है। तो ऐसे एक किट बनाकर हम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और सौगाते मोदी का किट देकर उनके खुशियों में रंग भरने का काम करेंगे। क्योंकि बीजेपी के इस कैंपेन में लाभार्थी मुसलमान हैं, विरोधी दलों को बीजेपी की ये पहल रास नहीं आई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना सभी ने इस पर सवाल उठाए। ज्यादातर नेताओं ने इसे चुनाव से जोड़ा। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का हर काम वोट के लिए होता है, मुसलमानों को गिफ्ट भी उससे अलग नहीं है। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा सौगाते मोदी के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को वाकई में मुसलमानों की चिंता है तो उन्हें मुसलमानों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देना चाहिए। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। क्या इस बात का स्वागत नहीं होना चाहिए कि उन्होंने त्योहार के मौके पर हाथ आगे बढ़ाया है? नहीं तो त्योहार के मौके प्रधानमंत्री हैं, देश प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को हाथ आगे बढ़ाना प्रधानमंत्री जी का काम है। प्रधानमंत्री जी जो मैंने सौगात की बात की है, सौगात को देने का काम करेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने कहा क्योंकि बिहार में चुनाव करीब है इसलिए बिहार में मुसलमानों का वोट लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हमने बोले तो कि दिल का बात नहीं है, ये दिखावा है इलेक्शन के लिए। इलेक्शन का स्टैटिस्टिक्स आया, एक ही था, एक लौते मिनिस्टर नकवी जी, उनको भी हटाया गया, तो ये ठीक नहीं हुआ, असर पड़ा इलेक्शन में, इसीलिए ये सब दिखावा कर रहे हैं। तो हम फिर वेलकम करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गरीब मुसलमानों को दे रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, लेकिन बोलेंगे कि दिल से ये होना चाहिए, दिखावा इलेक्शन के लिए। क्या ये सिर्फ दिखावा इलेक्शन के मद्देनजर ही आपको लगता है ये आगे भी जारी रहेगा इलेक्शन के बाद? जब इलेक्शन आएगा तब जारी रख सकता, लेकिन वो तो नहीं रहेंगे। 303 से 240 हुआ, अभी 240 से 200 के नीचे जाएगा। ये बात सही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है। ये भी सही है कि बिहार के गरीब मुसलमानों के घर भी बीजेपी का गिफ्ट, मोदी की सौगात जरूर पहुंचेगी। इसलिए बिहार से कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने कहा बीजेपी बिहार चुनाव से पहले मुसलमानों को झुंझुना पकड़ा रही है। अगर मोदी को सच में मुसलमानों की फिक्र है, बिहारियों की चिंता है, तो पहले बिहार से मुसलमानों का पलायन रोकना चाहिए। अरे ये वो है जो मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, और अभी बिहार का चुनाव है। ये बिहार में सौगात किट नहीं बांट रहे हैं, ये सौगात में वोट मांग रहे हैं। ये बिहार के जो चुनाव है उस पे नजर है, और ये सारा जो प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए है। अगर बिहार में सौगात देने का इतना ही उनको तत्पर है हमारे प्रधानमंत्री, तो बिहार में नौकरियां देनी चाहिए। बिहार वाले जो पलायन कर रहे हैं उनको रोकने की सौगात देनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ वोट का झुंझुना पकड़ाने की सौगात है। सौगात मोदी को लेकर जब आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा, इसे चुनावी शिगुफा बताया, तो चिराग पासवान ने इसका जवाब दिया। चिराग पासवान ने कहा जो लोग इस कदम को सियासी बता रहे हैं वो जब सत्ता में थे तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। देखिए, चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है उन लोगों के पास भी सत्ता में रहने का मौका था, उन्होंने बिहार को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अब बिहार एक बदलाव की ओर, एक विकसित बिहार बनने की ओर और विकसित देश बनने की ओर मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।
इसके बाद जीतन राम मांझी ने कहा, मोदी और बीजेपी को लेकर कुछ लोगों ने बेवजह ही ये नैरेटिव बना रखा है कि मुसलमान उनसे दूर हैं। सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास के फॉर्मूले पर चलते हैं और ये सौगात मोदी उसी का एक सबूत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी भारत के सब लोगों के हित में काम करते हैं। उसमें कौन धर्म है, कौन जाति है, इसका उनके दिमाग में विश्लेषण नहीं है। जिसको जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो एक मिथक जो है समाज में कि वो माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा उनके दिमाग में दूसरी बात है, एक कम से कम दूर होना चाहिए। बीजेपी की इस पहल का असर मौलानाओं पर दिखाई दिया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने कहा, मुसलमानों के प्रति बीजेपी जो अपनापन दिखा रही है उससे मुसलमानों का मन भी बदलेगा और उन पार्टियों को भी ये बात समझ में आएगी जो अब तक मुसलमानों को वोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। साजिद रशीदी ने कहा, अब एक बार बीजेपी के करीब जाकर भी देखना चाहिए। जिन लोगों ने 65 साल हमें तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी से डराया है, उन लोगों की तरफ से भी मुसलमानों के दिलों में एक बात नई पैदा होगी कि जिस बीजेपी को हम अपना दुश्मन मानते हैं वो बीजेपी तो हमें सौगात दे रही है। तो मैं बीजेपी के इस कदम को, सरकार के इस कदम को सराहते हुए तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि छोड़ो अब इस नफरत को। अब वक्त आ गया है कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें। इसके बाद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, बीजेपी की तरफ से मुसलमानों के लिए मोहब्बत का ऐसा पैगाम जाएगा तो इससे मुसलमानों को भी अच्छा लगेगा और नफरत की खाई मिटेगी जो कुछ लोगों की बयानबाजी से पैदा होती है। कि प्रधानमंत्री मुल्क के सबसे बड़े इंसान 32 लाख मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं, तो उससे प्रेरणा लेके और भी जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी इसी सौगात मोदी किट की तरह उनको भी चाहिए कि वो इसी तरह की सौगात अपने मुसलमान भाइयों को दे। इससे बड़ी अच्छी पहल होगी। और वो छोटे नेता जो भड़काऊ बयान देते हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई और एक नफरत पनपती है, तो इससे वो नफरत को पूरी तरीके से विराम लगेगा और वो नफरत खत्म होगी। जो लोग कह रहे हैं कि ईद पर मोदी की सौगात मुसलमानों के वोटों के लिए है, वो मुसलमानों को क्या समझते हैं? क्या कोई सेवई, खजूर और ड्राई फ्रूट का एक पैकेट मिलेगा और मुसलमान बीजेपी को वोट देने के लिए निकल पड़ेंगे? अगर गरीब मुसलमानों को सौगात देने से इतना ही फायदा होता है तो बाकी पार्टियों को भी गिफ्ट्स बांटनी चाहिए। उन्होंने पहले यह काम क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि त्योहार के मौके पर गरीब लोगों को जो भी सौगात मिले उसका स्वागत होना चाहिए। हर बात में सियासत घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका एक और पहलू भी है। बिहार में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आजकल रोज इफ्तार पार्टियों में शरीक हो रहे हैं। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पटना में अपने घर में इफ्तार पार्टी दी, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी से लेकर कई बड़े नेता शामिल हुए। इफ्तार में नीतीश कुमार समेत सभी दूसरे नेताओं ने टोपी पहनी, लेकिन सम्राट चौधरी ने टोपी नहीं पहनी। इस बात को भी इशू बना दिया गया। हालांकि सम्राट चौधरी कल चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में गए थे, परसों नीतीश कुमार के इफ्तार में शामिल हुए थे, उस वक्त भी उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी। उस वक्त इस बात को मुद्दा बनाया गया कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश और चिराग के इफ्तार का बॉयकॉट किया क्योंकि ये दोनों नेता बीजेपी के साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले जेडीयू के एमएलसी प्रोफेसर गुलाम गौस की यहां भी इफ्तार की दावत में पहुंचे। दूसरी तरफ एनडीए के नेता लालू यादव की पार्टी से कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी को मुद्दा बना रहे हैं। लालू यादव ने कल पटना में इफ्तार पार्टी दी थी। लालू के इफ्तार में
मुस्लिम संगठनों के लोग भी पहुंचे थे। आरजेडी और लेफ्ट के नेता भी मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के 19 विधायकों में से सिर्फ एक एमएलए पहुंचा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कल पटना में थे, वो नहीं गए। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं गए। बिहार से कांग्रेस के 2 सांसद हैं, ये दोनों लालू के इफ्तार में शामिल नहीं हुए। इसीलिए आज जेडीयू के नेताओं ने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन में किसी भी वक्त फूट पड़ सकती है, ये टूट सकता है। कांग्रेस किसी वक्त बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। लालू जी और तेजस्वी जी के दावते इफ्तार से कांग्रेस नेताओं का नदारद दिखना इस बात का एक बड़ा सबूत है कि कभी भी बिहार में महागठबंधन दम तोड़ सकता है, और इसका संकेत हाल के दिनों के कई सांगठनिक फैसलों के जरिए कांग्रेस ने दे दी है। दरअसल एक तरफ 225 का एनडीए का लक्ष्य और फिर से राज्य के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति पर जनता के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस आंधी का सामना करने में तेजस्वी जी या महागठबंधन के बाकी साथी बिल्कुल ही फीसदी साबित हो रहे हैं। कांग्रेस ने मूड भांप लिया है और वो खुद का वजूद बचाने के लिए कभी भी महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर सकते हैं। इसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने शायराना अंदाज में कमेंट किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने इनविटेशन तो सबको दिया, लेकिन कांग्रेस से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इससे साफ है अब कांग्रेस लालू यादव से दूरी बना रही है। इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए, कांग्रेस भी अब दूर खड़ी, रिश्ते सारे टूट गए। माननीय लालू प्रसाद जी इफ्तार की दावत तो दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा। न सहयोगी न परिवार, कोई आपके कर्मों का भागीदार बनने को तैयार नहीं। किया पाप जब सिर चढ़कर बोला, साथी सारे छोड़ गए। बेटा भी अब दूर खड़ा है, पोस्टर से भी नाम गए। अब मैं आपको इस मामले में कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। तारिक अनवर ने कहा कि कल बिहार के प्रदेश दफ्तर में एक मीटिंग थी, पार्टी के सभी बड़े नेता मीटिंग में थे, इसलिए लालू यादव की इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंच पाए। आरजेडी के नेताओं को इसकी जानकारी एडवांस में दे दी गई थी, इसलिए महागठबंधन में दरार की बात बेबुनियाद है। बिल्कुल ठीक है, और इससे ये आंकना गलत होगा, क्योंकि कल प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को और सीनियर लीडर्स को बुलाया हुआ था। हमारे पर्यवेक्षक भी वहाँ थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, सब वहाँ मौजूद थे। तो उसमें ही थोड़ा विलम्ब हुआ, क्योंकि इफ्तार का तो टाइम लिमिट होता है, समय पर पहुँचना होता है, लेकिन इसके पीछे कोई राजनीति कारण नहीं है। इसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सफाई दी। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, दिल्ली में आज राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग बुलाई थी। कांग्रेस के ज्यादातर नेता दिल्ली चले गए थे, इसलिए वो इफ्तार में नहीं आ सके। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, एनडीए के नेता घबराए हुए हैं, इसलिए महागठबंधन में दरार की अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता चूंकि आज दिल्ली में श्री राहुल गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उसमें गए हुए थे दिल्ली, इसलिए नहीं आए। कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता आए, सभी गठबंधन के आए, दूसरे दल के नेता भी आए। तो ये इफ्तार पार्टी तो आदरणीय लालू प्रसाद जी वर्षों से करते आए हैं, इसमें सब लोग शिरकत करते हैं। ये जो हमारे विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, इनको पहले अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए, एनडीए की। नीतीश जी के इफ्तार में तो कोई नहीं आए थे धार्मिक गुरु। ये बात सही है कि आज दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वहां मौजूद थे। इस मीटिंग में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार और बिहार कांग्रेस के इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू के साथ साथ कांग्रेस के सांसद और विधायक भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं को बता दिया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़ेगी,
जहां तक सीटों का सवाल है, कांग्रेस की कोशिश होगी महागठबंधन में उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी, राहुल जी के साथ सारे बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पे सारे बिहार के लीडर्स ने अपनी बात रखी। उसके बाद सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का आने वाले बिहार में रणनीति तय हुआ और हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बिहार में बीजेपी और उनकी जो साथी दल हैं उनके सामने करेंगे। कांग्रेस पार्टी आने वाले बिहार के चुनाव बीजेपी और उनके साथी दल को इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए मजबूती से लड़कर जीतने का प्लान करेगा। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को आरजेडी की छाया से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात को समझते हैं कि बिहार में कांग्रेस की हालत ऐसी नहीं है कि अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ सके। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस का दावा है 70 सीटों पर। सीटों के मामले में दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, बिहार में पार्टी का प्रभारी बदल दिया, फिर पार्टी के नेताओं ने लालू के इफ्तार से किनारा कर दिया। कांग्रेस का प्रेशर बनाने का हमेशा का यही तरीका है। अब बात दिल्ली में मीट की दुकानों को लेकर हो रहे विवाद की। नवरात्र शुरू होने वाले हैं, इसलिए बीजेपी के नेताओं ने नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग शुरू कर दी है। पटपड़गंज के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों को बंद कराने का कैंपेन कर रहे हैं। आज मंगलवार है। रवि नेगी ने पटपड़गंज में आज मंदिरों के पास मांस की दुकानों को बंद करवा दिया। नेगी ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि नवरात्र के दौरान पूरी दिल्ली में मटन की शॉप्स को बंद किया जाए। उन्होंने ये इशू विधानसभा में भी उठाया। रवि नेगी ने कहा कि चैत्र नवरात्र में हिंदू व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, अगर उन्हें मीट की दुकानें दिखेंगी तो उनकी आस्था को चोट पहुंचेगी। इसलिए वो मटन शॉप चलाने वाले कारोबारियों से अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए वो खुद अपनी दुकानें बंद रख लें। मैं पहले भी मंगलवार को कुछ दुकानें, मीट की दुकानें मंदिरों के आगे खुली थी। मैंने एक जागरूकता अभियान चलाया था कि लोगों को जागरूक किया, दुकानदारों को कम से कम मांस की दुकान मंदिर के आगे तो मत खोलिए। इसी तरह से नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार पर्व होता है और देवी की उपासना का बहुत बड़ा पर्व है जो पूरा हिंदू समाज मानता है। तो कहीं ना कहीं धर्म की आस्था में ठेस ना पहुंचे, लोगों में जनभावनाओं में ठेस ना पहुंचे, इसलिए पचमढ़गंज में दुकानें, जो मांस की दुकानें खुले में बेच रहे हैं मंदिरों के आगे, उनसे निवेदन किया है कि आप 9 दिन कम से कम बंद करें। अभी डीएम साहब को पत्र लिखा है और मैंने एमसीडी को पत्र लिखा है और मैं पत्र के माध्यम से उनको निवेदन करूंगा और दुकानदार भाइयों से को बुलाकर भी निवेदन करूंगा। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने कहा वो रवि नेगी के मांग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नवरात्र में सिर्फ मीट की नहीं, शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान धार्मिक भावनाएं शराब से भी आहत हो सकती हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं। उन्हें बिल्कुल नॉनवेज, मैं कह रहा हूं नवरात्रों में क्यों, परमानेंट बंद कर दो, परमानेंट नॉनवेज बंद कर दो। तुम्हारे हाथ में सरकार है, देश में एक्सपोर्ट बंद कर दो, जो हिंदुस्तान से यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है उसको भी बंद कर दो। और नवरात्रे के अंदर खाली मीट ही नहीं, ये दारू भी बंद करो। अब तुम्हारी सरकार है, तुम्हें करके दिखाना चाहिए। काम नहीं करना होता तो मुद्दे भटकाने के लिए, लोगों को बातों से डाइवर्ट करने के लिए यही तरीका होता है कि आप धर्म को ले आओ। जब धर्म लाते हो तो लोग भूल जाते हैं बाकी चीजों को। आप काम नहीं करना चाहते, आपके बस की काम करना नहीं, इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगले हफ्ते नवरात्र शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते ईद भी है, इसलिए सरकार को हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। इस पर बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदेलिया ने तर्क दिया कि ईद तो साल में 2 बार आती है, वैसे भी अगले हफ्ते मीठी ईद है, मीठी ईद में तो सेवैयां बनती हैं, इस बार मुस्लिम भाई ईद में सेवैयां बनाएं और सबको खिलाएं।
9 दिन की बात है, मीट की दुकानें बंद हों और शराब की दुकानों के ऊपर भी अंकुश लगे, क्योंकि अब सरकार का परिवर्तन हो चुका है। जब 2 बार उनकी ईद आती है मेरे मुस्लिम बंधुओं की, एक को कहते हैं बकरा ईद, एक को कहते हैं मीठी ईद। जब बकरा ईद होती है तो वो बकरे का सेवन करते हैं, जब मीठी ईद होती है तो वो मिठाई का सेवन करते हैं। तो जब वो 2 प्रकार से त्योहार मनाते हैं तो हमारा जो नया वर्ष है, हमारा जो नवरात्र हैं, उसके ऊपर मीट बिल्कुल दिल्ली में बैन है। रवीन नेगी ने अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में मंदिरों के आसपास लगने वाली मीट की दुकानें बंद करवा दी हैं। इससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालु खुश हैं, लेकिन पटपड़गंज में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग इससे परेशान हैं, नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मीट की दुकानें बंद करवाए, इससे उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन मटन शॉप चलाने वालों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करे, वरना उनका घर कैसे चलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि मीट की दुकानें कई सालों से चल रही हैं, अब अचानक आस्था को चोट कैसे पहुंचने लगी। कारोबार है, गरीब लोग हैं, यही है इनका पालन पोषण, इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे ये भी अगर दुकानें बंद कर देंगे तो। रोजगार दे नहीं रहे, कोई कुछ अपना 2 पैसा कमाना चाह रहा है, उसमें भी ये सब मना कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे फिर दोनों पक्षों का सम्मान करना चाहिए ना। अब जैसे नवरात्र आ रहे हैं, इन्होंने मीट बंद करवा दिया। हमारे 1 महीने का त्योहार है, ये रमजान है, इसमें शराब के ठेके चालू हैं, उन्हें भी बंद करवाने चाहिए ना। विधेयक लाए विधानसभा में, बिल लाए इस चीज का, पूरी दिल्ली में बंद होना चाहिए। फिर मंदिर है मगर दूर है, पहले भी तो मंदिर था, आज भी मंदिर को आ गया। मंदिर तो पहले से शुरू से, पहले तो किसी के हाथ नहीं हुआ, वो भावना से ठेस नहीं पहुंची, अब क्यों पहुंच रही है। नवरात्र के दिनों में मीट की दुकानें बंद करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ दिन की बात होती है, लेकिन ये काम मीट बेचने वाले अपनी मर्जी से करें तो बेहतर होगा। दुकानें चाहे हिंदुओं की हो या मुसलमानों की, वो स्वेच्छा से नवरात्र के दौरान मीट न बेचें तो अच्छा रहेगा। इसके लिए सरकार कानून बनाए, पुलिस एक्शन ले तो माहौल खराब होगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। एकनाथ शिंदे के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के कमेंट पर पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया। कुणाल कामरा को आज पुलिस स्टेशन में पेश होकर अपना पक्ष रखना था, लेकिन वो पुलिस के सामने नहीं आए। कुणाल ने पुलिस से 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो अपने कमेंट के लिए एकनाथ शिंदे से माफी नहीं मांगेंगे। कुणाल कामरा के इस बयान ने शिंदे की पार्टी के नेताओं की नाराजगी और बढ़ा दी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाब रघुनाथ पाटिल ने कहा, अगर कुणाल कामरा माफी मांग ले तो बेहतर होगा, वरना शिव सैनिक उन्हें अपने स्टाइल में सबक सिखाएंगे। हम बता रहे हैं कि आप दाढ़ी बोलेंगे, चश्मा बोलेंगे, रिक्शा वाला बोलेंगे, ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। महाविकास आघाड़ी के नेता शिवसेना के इसी रुख को मुद्दा बना रहे हैं। कुणाल कामरा के स्टूडियो में जो तोड़फोड़ हुई उस पर देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछ रहे हैं। आज भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने नागपुर हिंसा को लेकर, औरंगजेब की कब्र पर विवाद को लेकर और कुणाल कामरा के इशू पर फडणवीस को घेरने की कोशिश की। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने शायराना अंदाज में विरोधी दलों के नेताओं को करारा जवाब दिया। मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहां हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। लाख रोके या अंधेरा मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी आएगी उधर जाऊंगा। जो लोग आज कुणाल कामरा का नाम लेकर देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर थे तब उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट होते थे तो कमेंट करने वालों के घर पुलिस तुरंत पहुंच जाती थी, बीएमसी की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच जाती थी। इसलिए कम से कम उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं को तो इस मामले में बोलने का हक नहीं है। और मेरा मानना है कि अगर किसी ने कोई कमेंट किया, किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, उस पर हमला किया जाए, उसके ऑफिस में तोड़फोड़ की जाए, ये ठीक नहीं है। मुश्किल यह है कि इस तरह का केस सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ, तमिलनाडु से भी इसी तरह की खबर आई। चेन्नई में एक यूट्यूबर
सुवुक्कू शंकर के घर पर सिर्फ इसलिए हमला हुआ क्योंकि शंकर ने तमिलनाडु सरकार की योजना में घोटाले का पर्दाफाश किया था। कल शंकर के घर में कुछ लोग सफाई कर्मी बनकर घुसे, घर में कीचड़ फेंका, तोड़फोड़ की। शंकर ने बताया कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी मां थी। हमला करने वालों ने उनका फोन छीना, फिर उसी फोन से शंकर को वीडियो कॉल करके जान से मारने की धमकी दी। हैरान करने वाली बात यह कि शंकर ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस 40 मिनट बाद पहुंची और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। शंकर ने कहा कि डीएमके सरकार के विरोध में बोलने पर उन्हें काफी दिनों से धमकाया जा रहा है। मकान मालिक ने उन्हें घर खाली करने की वार्निंग दी है। शंकर के घर पर हुए हमले के बाद तमिलनाडु की सारी विपक्षी पार्टियां उनके सपोर्ट में आ गई हैं। इसके बाद इस मामले में सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। ममता बनर्जी आजकल लंदन में है और लंदन में उनकी मॉर्निंग वॉक करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आई। ममता अपने अफसरों और पार्टी नेताओं के साथ हाइड पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली। ममता ने स्लीपर्स पहने हुए थे, इसके बाद भी वो बहुत तेजी से चल रही थी और उनके ब्रिस्क वॉक के सामने सुरक्षाकर्मी और अफसर पीछे रह गए। इस पर ममता बनर्जी बंगला में उन सबसे जोर जोर से दौड़ने के लिए कह रही हैं। ममता बनर्जी फिटनेस पर हमेशा जोर देती हैं। कोलकाता में वो अक्सर लंबी लंबी दूरी तक पैदल चलती हैं, रोज मॉर्निंग वॉक पर होती हैं। लंदन में ममता बनर्जी रेगुलर वॉक और रनिंग कर रही हैं। ममता बनर्जी कितनी फिट हैं ये इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। दीदी का एनर्जी लेवल कितना हाई है ये उनके साथ दौड़ने वालों को देखकर पता चल जाता है। हाइड पार्क में दौड़ लगाना वाकई में एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर ममता दीदी चप्पल के बजाय रनिंग शूज पहनकर दौड़ें तो और मजा आएगा। चप्पल पहनकर दौड़ने से चोट लगने का खतरा होता है, पैरों को नुकसान हो सकता है। प्रॉपर रनिंग शूज कर पहनने से और दौड़ने से फायदा होता है। अमेरिका में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। यमन पर हमले का पूरा प्लान सोशल मीडिया पर लीक हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने यमन के हुतियों पर हमला किया, मिसाइल्स दागी, फाइटर प्लेन से बमबारी की, लेकिन इस अटैक का पूरा प्लान हमले से पहले सोशल मीडिया पर आ चुका था। इस हमले की प्लानिंग की डिटेल्स ट्रंप डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ ने सिग्नल सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उन्होंने जिस ग्रुप में इस प्लान को शेयर किया उसमें वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड शामिल थी। एनएसए माइक वॉल्ट्ज ने इसमें अटलांटिक मैगजीन के एडिटर जेफरी गोल्डबर्ग को भी ऐड कर दिया और उनसे भी यमन पर अटैक का प्लान शेयर किया। गोल्डबर्ग ने फौरन खुद को इस ग्रुप से अलग करके व्हाइट हाउस को अलर्ट किया। तब पेंटागन को इस गलती का एहसास हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी ब्रीच बताया। रक्षा मंत्री की लापरवाही के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप पर निशाना साधा, लेकिन विवाद बढ़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि उनको ऐसे किसी मामले की कोई जानकारी नहीं है और डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ ने इस लीक के लिए मीडिया को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका में जो हुआ वो रिसेंट हिस्ट्री में मिलिट्री इंटेलिजेंस के सबसे बड़े फेलियर के तौर पर याद किया जाएगा। अगर ये डिटेल अमेरिका के किसी दुश्मन के हाथ लग जाती तो अमेरिका की सिक्योरिटी को बड़ा खतरा हो सकता था। उम्मीद तो यह है कि इस ब्लंडर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा संभल कर काम करेगा।